हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 7 की थ्योरी क्लास है इसमें, और उसमें डेरिवेशन भी हम लगाएंगे। बात करते हैं व्यतिकरण की, जिसे इंटरफेरेंस भी कहते हैं। व्यतिकरण की घटना क्या होती है, किस पर आधारित होती है, किस प्रकार से इसको हमें समझना और लिखना है, सारी चीजें इस यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, बात करते हैं हम अध्यारोपण के सिद्धांत की। ये क्या है अध्यारोपण? क्योंकि व्यतिकरण को जानने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि व्यतिकरण दो तरंगों के आपस के मिलने से, अध्यारोपण से व्यतिकरण उत्पन्न होता है। तो व्यतिकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अध्यारोपण का सिद्धांत समझना होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है किसी भी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें अगर चल रही हैं, तो उनके मिलने से जो कण कंपन करते हैं, उन कंपन कणों का जो विस्थापन होता है, उनका योग अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। नहीं आया समझ में? फिर से समझ लो। किसी माध्यम में दो प्रगामी तरंगें चल रही हैं। प्रगामी तरंगें वो तरंगें होती हैं जिसके साथ में कण भी चलते हैं और ऊर्जा लेकर चलते हैं। तो ऊर्जा के साथ में जो किरणें संचरित होती हैं उन्हें प्रगामी तरंगें कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक तरंगें किसी भी माध्यम में अगर वो चल रही है समान एक ही दिशा में, तो उनके अध्यारोपण, उनके मिलने से, उनके टकराने से जो उनके कणों में कंपन होता है, उनका जो विस्थापन होता है, उन कणों का जो विस्थापन का मतलब वो कण अपनी एक जगह से हट जाते हैं, उसका मतलब होता है विस्थापन होना। तो उन कणों का विस्थापन बाकी जो तरंगें होती हैं उन तरंगों के विस्थापनों का कुल योग होता है। मतलब ये कि अगर किसी जितने भी दोनों तरंगों में जितना भी विस्थापन हो रहा है उसका हमने ले लिया बाई, ठीक है, और उसमें जो अलग अलग कणों में जो कंपन हो रहा है उन कणों का जो विस्थापन है, उसको मान लिया बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्या समझे कि जो कुल विस्थापन है कणों का, उन तरंगों में जो कणों का कुल विस्थापन है बाई, उसमें अलग अलग कणों के विस्थापनों का योग होता है। तो ये सदिश के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? सदिश के बराबर होता है। सदिश क्या है? जिसमें दिशा परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें प्रगामी तरंगें कौन सी होती हैं? अभी बताया, जो अपने साथ ऊर्जा और कण लेकर चलती हैं और कण विस्थापित हो सकते हैं ना। दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगें है ना, संचरित होती हैं, तब उनके तब किसी क्षण लिख लो, किसी समय है ना, ज्यादा सही रहेगा। तब किसी समय यानी कि किसी समय कौन सा समय? क्षण भर का जो समय होता है, क्षण भर। किसी समय उनके कणों के कंपन द्वारा विस्थापन है ना, उनके कणों, किसी क्षण उनके कणों के कंपन द्वारा विस्थापन, उसमें जो अलग अलग कण हैं उन कणों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है ना। कंपन द्वारा विस्थापन, उनके अलग अलग कण यानी कि पृथक पृथक बोल दूं, अलग अलग लिख देता हूं, अलग अलग
कणों के विस्थापन सदिश योग के बराबर होते हैं, सदिश योग के बराबर होता है। यह घटना, या इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, या अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल फंडा इसका यही है। अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब तरंगों का आपस में मिलना, तरंगों का आपस में मिलना अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। अब हम बात करेंगे व्यतिकरण की। किसकी? व्यतिकरण की। ठीक है, तो होता क्या है व्यतिकरण? दो स्रोत होते हैं। मानो व्यतिकरण में थोड़ा सा समझाऊं तो दो स्रोत ले लिया हमने, दो बल्ब हैं, ये समान आवृत्ति के हैं, समान आवृत्ति के हैं। ठीक है, यहां से किरणें गई, यहां से तरंगें गई, यहां से भी तरंगें गई। तरंगें कैसे जाती हैं? ऐसे, यहां से भी तरंगें गई। ये किसी न किसी पॉइंट पर जाकर आपस में मिलेंगी, और जिस पॉइंट पर मिलेंगी वहां पर होता है व्यतिकरण। एक चमकदार और एक धब्बा प्राप्त होता है, काला धब्बा प्राप्त होता है, जिसके इनके मिलने से, तो उसे क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। डिटेल में हम अभी समझेंगे, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर हम बात करेंगे व्यतिकरण की। ठीक है, बात करते हैं अब हम व्यतिकरण की। व्यतिकरण को पहले समझना है, पहले क्या करना है? समझना, फिर व्यतिकरण हम लिखेंगे। मैं डेफिनेशन बोल दूंगा, लिखवा दूंगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ करेंगे, ये भी बोलूंगा भी, लिखवाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले अगर आप व्यतिकरण को समझ गए तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको तरंग समझाना चाहता हूँ, क्योंकि तरंग अगर आपकी समझ में आ गई, हालांकि तरंग बहुत बेसिक चीज है, अगर आपको नहीं भी आती है तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं समझा ही रहा हूँ तरंग। सबसे पहले हम तरंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद व्यतिकरण पे चलेंगे, है ना, क्योंकि अगर तरंग नहीं आया तो फिर कुछ नहीं आया, क्योंकि तरंग ही सब कुछ है ना। पिछले 6 चैप्टर से प्रकाश का तरंग सिद्धांत, यानी कि प्रकाश को तरंग के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने तरंग अभी तक नहीं समझी तो तरंग को समझ लो पहले, क्योंकि बहुत बेसिक है, आनी चाहिए सभी से। आती है तब भी अच्छी बात है, नहीं आती है तो फिर से समझ लीजिए। तरंग क्या होती है? तरंग ऐसे चलती है ना, तरंग क्या है? ऐसे चलती है। ठीक है, एक अच्छा, तरंग को तरंग दैर्ध्य भी बोलते हैं, तो ये तरंग या तरंग दैर्ध्य एक ही बात है। एक तरंग को कंप्लीट होने में ये एक चक्कर पूरा लग गया, यहाँ से ऐसे गई और यहाँ से यहाँ तक ये चक्कर पूरा लग गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक चक्कर लगा, उसको क्या, उसको हमने लैम्डा बोल दिया। उसको क्या बोल दिया? लैम्डा। ये क्या है? ये कण है, ये कण की अधिकतम ऊंचाई, ये कण की ये अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। कोई भी कण, जैसे कि हमने मान के चलो एक रस्सी ले ली, रस्सी तो जानते हैं ना, है ना, बकरी बांधने वाली, भैंस बांधने वाली, वो वाली रस्सी की बात कर रहे हैं। रस्सी का एक छोर हमने अपने हाथ में पकड़ लिया, एक छोर सामने कहीं पे बांध दिया। उस रस्सी को अगर हम इस प्रकार से झटकेंगे तो किसी इस प्रकार से लहरें आएंगी उसमें, तो इसका मतलब वो तरंग की तरह काम करेगी। फिर वो किस प्रकार से काम करेगी? तरंग की तरह। तो उसमें हम ये बात करेंगे, जितनी तेजी से हम उसको झटकेंगे उतनी तेजी से वो ऊपर नीचे होगी, जैसे सांप लहर लेता है। तो इसमें जो सबसे ऊंचाई पर कण गया, उसमें जो कण जाते हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं। तो ये है ऊपर नीचे करो। तो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर जो कण जाता है, जो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर जो कण जाता है, इस अधिकतम ऊंचाई वाले को बोलते हैं हम शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? आयाम। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, उसको क्या बोलेंगे? आयाम। और आयाम को ए से शो कर लेते हैं, आयाम को ए से शो कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरंग में देखो ऊपर नीचे दो चीजें हैं, एक ये वाली एक तरंग ऊपर वाली है, ऊपर ये वाली, और एक है ये नीचे वाली। तो इस वाली को, ऊपर वाली को बोलते हैं श्रृंग। इसको क्या बोलते हैं? श्रृंग बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? गर्त। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? गर्त। तो अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने दो तरंगे इस प्रकार से बनाई, ऐसे दो तरंगे इस प्रकार से बनाई,
ये सुरंग है, ये गर्त है, इसको भी मैंने सुरंग ले लिया और ये ले लिया गर्त। अब एक बात बताओ, सुरंग को सुरंग से मिलाऊंगा तो ये बड़ी बन जाएगी, और गर्त को गर्त से मिलाऊंगा तो ये बड़ी बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, बस यहीं पर रुक जाओ। सबसे अधिकतम ऊंचाई, जो जिस किसी भी तरंग का कण सबसे अधिकतम ऊंचाई अगर तय करता है तो वो उसका आयाम कहलाता है। ऊपर वाले सिरे को हम क्या बोलते हैं, जो तरंग का ऊपर वाला हिस्सा होता है सुरंग, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। यही नाम आपको याद रखने हैं। एक चक्कर पूरा करने में, ये तरंग दे रही यहाँ तक एक चक्कर पूरा कर गई, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। और एक सेकंड में चक्कर पूरे जितने किए जाते हैं, मतलब एक सेकंड में जितने चक्कर लगाए जाते हैं, जितने चक्कर पूरे किए जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, आवृत्ति, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझना जरूरी था तो मैंने इसको समझा दिया। अब हम बात करेंगे व्यतिकरण की, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, व्यतिकरण की। देखो, इसमें आवृत्ति भी चल रही है, आयाम भी चल रहा है। व्यतिकरण क्या होता है, दो कला संबंध, एक स्रोत ले लिया हमने, एक बल्ब ये लगा दिया, मान के चलो एक बल्ब ये लगा दिया, ठीक है। दोनों की आवृत्ति आयाम सेम है, दोनों की कैपेसिटी सेम है। देखो, व्यतिकरण तभी होगा जब दोनों की कैपेसिटी सेम होगी। मतलब ये कि जितनी एनर्जी से इसमें प्रकाश की किरणें जाएंगी, तरंग जाएंगी, उतनी ही कैपेसिटी से इसमें भी जाएंगी। तो दो समान कला संबद्ध, इसको कला संबद्ध बोलेंगे। दो समान कला संबद्ध यानी कि दो कला संबद्ध जिसमें आयाम और आवृत्ति दोनों की समान हो और वो एक ही दिशा में संचरित कर रही हो। मैंने क्या बोला, दो समान आवृत्ति, समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगे, दो समान आयाम और आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा में एक ही साथ संचरित हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका अध्यारोपण हो जाएगा, वो मिल जाएंगी। और जिस जगह पर उनका अध्यारोपण होगा, वो जहां पर मिलेंगी वहां पर दो प्रकार से कंडीशन होगी। कैसी, एक तो वो चमकदार बिंदु मिलेगा, एक तो हमें चमकदार बिंदु मिलेगा, और एक मिलेगा धब्बा, काला धब्बा। तो इन दोनों के अध्यारोपण से, इन दोनों के अध्यारोपण से, इन दोनों के अध्यारोपण से एक चमकदार और एक काला धब्बा मिलेगा हमें। इस पूरी परिघटना को व्यतिकरण कहते हैं। समझ गए? ठीक है, इसी पॉइंट को हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो मैं इसकी थ्योरी अब लिखने वाला हूं, मेरे साथ साथ आप लिखेंगे। जब समान आयाम मतलब जितनी ऊंचाई पहली वाली की है उतनी ऊंचाई दूसरी वाली की, मतलब दो तरंगों की हम इसमें बात कर रहे हैं। जब समान आयाम व समान आवृत्ति की जब समान आयाम व समान आवृत्ति की कम से कम दो या दो से अधिक, है ना, दो तरंगों की बात कर लेते हैं, दो तरंगे, है ना। जब समान आयाम व समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा में एक साथ संचरित होती हैं, तब किसी क्षण इन तरंगों का तब किसी क्षण इन तरंगों का
अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण होता है, जिससे चमकदार तथा काला धब्बा दिखाई देता है। दिखाई देता है। इस परिघटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कहते हैं। अच्छा, ये कितने प्रकार का होता है? ये बात समझ में आ गई। व्यतिकरण कैसे होता है? व्यतिकरण कैसे होता है, बात समझ में आ गई। जब दो समान आयाम होना चाहिए भाई, ऊंचाई दोनों तरंगों की समान होनी चाहिए, आवृत्ति भी समान होनी चाहिए, समान एक ही दिशा होनी चाहिए, और दोनों तरंगें एक ही समय पे जानी चाहिए, है ना? ठीक है, तो दोनों तरंगें एक ही दिशा में एक ही समान संचरित होनी चाहिए, और तब किसी क्षण उनका क्या हो जाता है, उन तरंगों का अध्यारोपण, यानी कि वो आपस में कहीं मिल जाती हैं, और उनके मिलने से दो प्रकार की घटना होती है। उसमें क्या, चमकदार और काला धब्बा दोनों प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। अब चमकदार कब मिलेगा और काला कब मिलेगा, वो हम इसमें बात करेंगे। किसमें बात करेंगे? व्यतिकरण के प्रकार में। तो हेडिंग डालेंगे व्यतिकरण के प्रकार। तो व्यतिकरण के कितने होते हैं? व्यतिकरण के कितने प्रकार होते हैं? यह दो प्रकार का होता है। पहला, संपोषी व्यतिकरण। दूसरा, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण डालें और लिखें। हेडिंग डाल लिया है। अब हम इसमें लिखेंगे क्या, अब आएगा मजा, क्या हमने जो समझाया था। अब संपोषी व्यतिकरण का मतलब होता है, इसमें चमकदार बिंदु हमें मिलता है। कौन सा? चमकदार बिंदु। अच्छा, एक चीज और, इसमें चमकदार बिंदु की बात आती है तो इसका एक नाम दूसरा भी होता है, शायद आपने वो भी पढ़ा हो, रचनात्मक। रचनात्मक व्यतिकरण। ठीक है, रचनात्मक व्यतिकरण, ये नाम भी शायद आपने पढ़ा होगा। तो एक ही बात है। होता कैसा है, ये चमकदार बिंदु प्राप्त होता है। चमकदार बिंदु कब मिलेगा? जब दो तरंगें समान आयाम समान आवृत्ति की, जब दो तरंगों का अध्यारोपण होता है और सुरंग सुरंग से गर्त गर्त से सुरंग सुरंग से गर्त गर्त से जब मिलते हैं तो एक व्यतिकरण प्राप्त होता है। जब मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी परिणामी तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, और परिणामी तीव्रता में वृद्धि हो जाती है तब उसमें संपोषी व्यतिकरण होता है। कैसे? ऐसे, ये सुरंग है, ये सुरंग है, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। मिल जाएंगे ना, मिल जाएंगे तो जुड़ेंगे तो मतलब बड़ा बन जाएगा, है ना? तो देखेंगे, इसमें लिखेंगे जब व्यतिकरण में, व्यतिकरण की घटना में, व्यतिकरण की घटना में, जब व्यतिकरण की घटना में सुरंग, सुरंग ऐसे लिखा जाएगा, सुरंग सुरंग से
सुरंग सुरंग से तथा गर्त गर्त से अध्यारोपित होता है, अध्यारोपित होता है, तब तब उनकी परिणामी तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। चित्र इसका इंपॉर्टेंट है, चित्र हमें बनाना है। तो देखो अब ध्यान से देखेंगे, दो हमने तरंग बना ली, ये ठीक है, ये क्या है, ये सुरंग है, ये है सुरंग। ये आ नहीं रहा क्या, नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको। इसको थोड़ा सा देख लो, ये सुरंग है, ये गर्त है, ये भी सुरंग है, और ये गर्त है। दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे। तो देखो सुरंग सुरंग से मिलेगा, सुरंग सुरंग से मिलेगा तो ये बढ़ जाएगा, और गर्त गर्त से मिलेगा तो ये भी बढ़ जाएगा नीचे तक। तो ये एक कैसा बनेगा, ये एक इस प्रकार से बनेगा, नीचे तक लेके जाना, नीचे तक, अगर नहीं आ रहा तो नीचे तक आ जाना, ठीक है, नीचे तक लेके जाना। तो ये बन जाएगा हमारा कौन सा, देखो सुरंग सुरंग से मिल गया, गर्द गर्द से मिल गया। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस प्लस से मिलेगा तो प्लस प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये नीचे माइनस माइनस आपस में बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है, ये संपोषी व्यतिकरण। ये क्या है, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी, ठीक से लिख देता हूं, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, ठीक है, यह है संपोषी व्यतिकरण। अब बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण की। और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, तो विनाशी व्यतिकरण में सुरंग गर्त से और गर्त सुरंग से जब मिलता है तो ये जो बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है ये छोटी बन जाती है, ठीक है। तब हम बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करेंगे हम विनाशी व्यतिकरण की, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, इसी का व्यतिकरण का दूसरा जो भाग है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, जब सुरंग सुरंग और गर्त गर्त आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ी तरंग प्राप्त होती है। इसका मतलब वहां पर चमकदार एक बिंदु प्राप्त होता है ना, जिसमें परिणामी तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें सुरंग गर्त और गर्त सुरंग से जब आपस में मिलेगी तो इसकी तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाएगी, और तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाएगी, इसका मतलब उसमें काला धब्बा प्राप्त हो रहा है ना, और जब प्राप्त हो रहा है तो उसमें परिणामी तीव्रता में कमी होगी। तो वही हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जब व्यतिकरण की घटना में, व्यतिकरण की घटना में, जब व्यतिकरण की घटना में सुरंग गर्त से तथा गर्त सुरंग से अध्यारोपित अध्यारोपित
होती है तब परिणामी तीव्रता में क्या होती है? बोलो, अरे बोलो ना। परिणामी तीव्रता में कमी हो जाती है। जैसे कह सकते हैं काला धब्बा प्राप्त होता है ना, हो जाती है। विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, चलो इसका चित्र बना लेते हैं। होगा क्या, और काला धब्बा प्राप्त होता है जब जब विनाशी, जब क्या होता है, परिणामी तीव्रता में जब कमी होती है तो एक काला धब्बा प्राप्त होता है ना। तो इसका चित्र बना लेते हैं। प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो इसका मेल इससे होगा, इसका मेल इससे होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है, ये सुरंग है, ये गर्त है, ये सुरंग है, और ये गर्त है। जब दोनों आपस में मिलेंगी तो कैसी, बड़ी बनेगी छोटी, मतलब ये कम हो जाएंगी और कम हो जाएंगे, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस आ जाएगा और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब छोटी हो जाएंगी, गर्त और सुरंग छोटी छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीचे लिख देते हैं क्योंकि उधर जगह कम थी तो मैंने साइड में लिख दिया था उधर। इसको लिख देंगे हम, क्या है ये, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण की थ्योरी हो गई है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे व्यतिकरण का गणितीय रूप, जो फॉर्मूला हमें सिद्ध करना होता है। कौन सा फॉर्मूला सिद्ध करना होता है ना, वो I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस रूट में, मतलब वो तो आयामों में होता है, 2a cos, इस प्रकार से जो होता है वो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं मिटा देता हूं क्योंकि अभी हम इसको सिद्ध करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम बात करेंगे गणितीय विवेचना की, व्यतिकरण का गणितीय विवेचना। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक अथवा व्यतिकरण का गणितीय रूप, हमें फॉर्मूला निकाल के लेकर आना है। कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है ना, I इजिकल टू I1 प्लस I2 और 2 cos थीटा, है ना, I इंटू I1, इस तरह से जो होता है, इसमें जो आयाम होता है वो हमें लेना है। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं ये I होता है ना, I पूरे लिख देता हूँ, I1 रूट में, I2 रूट में, और ये आ जाएगा cos, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो माना, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, पूरा क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो माना दो समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति व आयाम की, आयामों की, दो समान आवृत्ति व आयामों की तरंगें एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में संचरित होती हैं, संचरित होती हैं, जिनके
जिनके आयाम क्रमशः A1 व A2 है। ठीक है, ठीक है तथा उनके विस्थापन y1 व y2 है, तब विस्थापन समीकरण से तब क्या लेंगे हम, तब विस्थापन समीकरण। अच्छा, एक चीज जो लिखनी है इसमें है तथा कलांतर। कलांतर क्या होता है, फाई है। कलांतर क्या होता है, कलांतर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। कलांतर आप बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तब विस्थापन के समीकरण से हम लेंगे। विस्थापन के समीकरण से अगर हम लें तो y1 बराबर क्या आ जाएगा, एक समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। अब आयाम दो है तो a क्या है, आयाम है, तो यहाँ पर आ जाएगा a1, यहाँ पर क्या आ जाएगा a1, y1 a1 है ना। अच्छा, एक हम ले लेंगे दूसरे विस्थापन के लिए, तो y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्यों, क्योंकि कलांतर फाई है। अच्छा, मैं बता ही देता हूँ कलांतर क्या होता है। कलांतर होता है कलाओं का अंतर, कला का अंतर, कला का अंतर। कला क्या होता है, कला होता है कोण। कला क्या होता है, कला होता है कोण, मतलब ये, तो ये और इसका कला क्या है, ये, इसका कोण क्या है, ये, तो इन दोनों का अंतर क्या है, फाई है। देखो ये तो दोनों सेम है, ओमेगा टी, इसमें क्या है, फाई एक्स्ट्रा है, तो इन दोनों का जो अंतर है कलाओं का, वो क्या है, कलांतर हो गया। तो पथांतर क्या होता है, कलांतर और पथांतर क्या होता है। पथांतर जो हम यंग का द्विसलिट प्रयोग करेंगे ना, नेक्स्ट इसके बाद इसी चैप्टर में है, यंग का द्विसलिट प्रयोग जो हम पढ़ेंगे, उसमें कलांतर और पथांतर को बहुत डिटेल में यूज किया गया है, तो उसको मैं और डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हम क्या लिख देंगे, परिणामी, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता y परिणामी तीव्रता है, विस्थापन है, y क्या है, विस्थापन, परिणामी विस्थापन। परिणामी विस्थापन बोले तो y बराबर y1 प्लस y2, y1 का मान लगाएंगे a साइन ओमेगा टी प्लस y2 का मान लगाएंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब इसकी हम इसका खोलेंगे हम फॉर्मूला। हम जानते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं, चूंकि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला हमें खोलना है, ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा बी का काम करेगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको हम खोलेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर चल रहा है ये a1 साइन ओमेगा टी, तो ऐसे रहेगा, प्लस a2 ऐसे रोक लो और इसका खोल दो फॉर्मूला। तो साइन ए इंटू कॉस बी, फाई है ये फाई, प्लस कॉस ए इंटू साइन फाई बी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको आगे करने की, है ना। एक लाइन और आ जाएगी तो चलो, नहीं आएगी तो फिर आगे कर लेते हैं। ठीक है, y बराबर, जितनी जगह हम अगर एडजस्ट करें उतना ही बेहतर है, क्योंकि हमें जगह चाहिए काफी। हम थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लिया इधर, है ना। हाँ, तो y बराबर चल रहा है ये। तो अभी छोटा सा इधर थोड़ा ध्यान देंगे, देखो इधर a2 की दोनों में गुणा करेंगे, तो a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस a2 की इधर गुणा करेंगे, तो अब देखो ये तीन पद बन जाएंगे। एक तो ये है, दो, एक ये हो गया,
ए टू इसके साथ में, एक ही हो गया ए टू इसके भी साथ में। तो इन दोनों में से हमें साइन ओमेगा टी कॉमन नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इनमें से हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे। तो साइन ओमेगा टी, यहाँ क्या बचेगा ए वन प्लस यहाँ बचेगा ए टू कॉस फाइव, ए टू कॉस फाइव प्लस, इन दोनों में से तो लिया प्लस ए टू इसके साथ में भी आएगा, तो ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है, इसको हमें सरल करना है। सरल करने के लिए हमें इसमें मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं, माना a1 प्लस a2 कॉस फाइव बराबर क्या मान लें, r कॉस थीटा। r क्या है, r है आयाम, कुल आयाम। a भी मान सकते हैं कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं, a भी ले सकते हैं r भी ले सकते हैं, तो r ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अब इसकी जगह पे मान लेंगे a2 कॉस, a2 साइन, साइन वाला लेंगे ना, क्योंकि ये तो ओमेगा टी इसके साथ में आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन a2 साइन फाइव, फाइव वाला ले रहे हैं ना कलांतर वाला, तो आ जाएगा r साइन थीटा। यहां लगा दो, लगा दें, चलो। तो y बराबर ये तो आ जाएगा साइन ओमेगा टी ऐसे ही, ठीक है। अब इसकी जगह पर देखो भाई, इसकी जगह पर क्या लगा रहे हैं हम, इसकी जगह पर लगा रहे हैं r cos थीटा, r cos थीटा प्लस a2 साइन, a2 साइन फाइव की जगह पर क्या लगा रहे हैं, r साइन थीटा, r साइन थीटा इंटू cos फाइव, ऐसे ही है cos फाइव, cos ओमेगा टी है, सॉरी cos ओमेगा टी। देखो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आराम से करा रहा हूं मैं, ठीक है, मिक्स नहीं करना सब कुछ। अब देखो इन दोनों में से तो हमें r आ रहा है कॉमन, इन दोनों में से r ले लो कॉमन, ठीक है, r आ जाएगा कॉमन, ये आ गया। यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, है ना, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। इसका मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां छोड़ दें, आगे लेके जाएं, आगे लेके जाएं, यहीं छोड़ देते हैं, आगे लेके जाएंगे, यहीं छोड़ देते हैं। अब ये आ गया बाई बराबर आ गया हमारा r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। इसको मान लो समीकरण कौन सी, 3, इसको कौन सी समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो हमारा जो कुल विस्थापन है, परिणामी विस्थापन, वो हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ाना है, ये हमें निकालना है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, काम कर लेते हैं, यहाँ तक तो हो गया। ये जो हमने माना था इसको हम समीकरण दे देते हैं। अच्छा, इसको समीकरण अभी जरूरत नहीं है, तो इसको मत लो, पहले इसको ले लेते हैं। समीकरण 3 और समीकरण 4 क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर इसका वर्ग करेंगे प्लस इसको जोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे भाई, एक लाइन तो यहाँ पे एडजस्ट कर ही सकते हैं हम। देखो तो आ जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस इसका भी वर्ग करेंगे a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर बराबर। अब इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा,
तो मैंने यहाँ से ले लिया आर स्क्वायर कॉमन और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं एक सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति की, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी जगह पर तो हम लगा देंगे 1, ठीक है, बटे में नहीं है, इसकी जगह पर तो हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, इसका हमें खोलना फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला कैसे खोलेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे खोलेंगे बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे, जगह कम पड़ रही है लग रहा है, इधर ही हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी कि a1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यानी कि a2 और कॉस स्क्वायर 5, a2 कॉस स्क्वायर 5, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2ab 2a1 इंटू a2 कॉस 5, यह आ गया कॉस 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, यह आ गया, और बराबर में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि गुणा में तो इसकी 1 है ना, तो 1 लिख दो। अब हमें क्या करना होगा, अब देखो इधर ध्यान से देखेंगे, अभी हमने एक सर्वसमीका लगाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या इसमें बन रही है, हाँ इसमें बन रही है, देखो इसमें ये बन रहा है, इसमें ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसमें से दोनों में से हमें क्या लेना है, हमें लेना है ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस इन दोनों में से a2 स्क्वायर ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर कोस 5, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर 5, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 2a1 इंटू a2 कॉस 5 बराबर में आर स्क्वायर। इसकी जगह पर हम 1 लगा देंगे, इसकी जगह पर 1, तो आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 इंटू कॉस 5 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि चूंकि हम जानते हैं जो तीव्रता होती है ना, तीव्रता आई, जो तीव्रता होती है ना, तीव्रता आई, ये आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, समझे, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसकी जगह पर अगर मैं I1 लिखूं, और हाँ एक चीज और, अब देखो इसको हटाएंगे तो कोई नियतांक लेंगे, तो नियतांक इसमें क्या ले सकते हैं, हम k ले लेते हैं, तो इसकी जगह पर मैं क्या ले लूं, अच्छा इसकी जगह पर मैं ये ले सकता हूँ k तो नियतांक ही रहेगा ना, और I1 की जगह पर मैं a1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ I2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, k a2 का स्क्वायर है ना, और I की जगह पर यही I बराबर k a स्क्वायर ये लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तब हम यहाँ पर लगा देंगे इसकी जगह पर, तो इसकी जगह पर अगर हम लगाएं तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, देखो a1 का स्क्वायर है तो k तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे हम k तो ऐसे रहेगा, क्योंकि k तो कांस्टेंट है ना, और a1 का स्क्वायर की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, I1, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, इसकी जगह पर I2 है ना प्लस इंटू 2। अब a1 की जगह पर क्या लगाएंगे भाई, देखो एक चीज बताओ, यहाँ पे देख लो I1 बराबर k a1 का स्क्वायर है, k को इग्नोर करो अभी फिलहाल, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है, k तो सभी के साथ में आ जाएगा। अगर यहाँ से हम a1 का मान निकालें तो ये रूट में I1 नहीं आएगा, हाँ रूट में I1 आएगा, तो इसकी जगह पर a1 की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, रूट में I1 इंटू इसकी जगह पर लगा सकते हैं रूट में I2, a1 a2 की जगह पर इंटू कॉस 5 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसमें हम k सभी में लगा रहे हैं ना, हाँ एक चीज ध्यान दो, इधर एक चीज ध्यान दो, ये आर क्या, ये भी तो हमारा क्या है, ये भी तो हमारा आयाम है, जो कुल आयाम है, तो कुल आयाम की जगह पर हम I लगा देंगे, I है ना, और इसके साथ में सभी के साथ में k ले रहे हैं तो सभी के साथ में k लगा देते हैं।
सभी के साथ में। अच्छा एक चीज सुनो, मैं इसमें एक लाइन शॉर्ट कर देता हूँ क्या। देखो देखो यहाँ पे भी क्या लगाना था, यहाँ पे हमारा हमारा लगाना था लेकिन छूट गया। तो यहाँ पे भी क्या लगाना है, यहाँ पे भी क्या लगाना है, सब में से के ले लेंगे कॉमन और इधर भी के लगाएंगे, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो मैं के को खत्म कर देता हूँ यहीं पे, के को यहीं पे खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई को इधर ले आते हैं, मतलब सीधा करके लिख लेते हैं। तो आई बराबर आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू I1 रूट में I2 रूट में इंटू cos फाई। ये वही हो गया है आपका फॉर्मूला सिद्ध, प्रूफ। ये हो गया है सिद्ध। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना। आई होप ये आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये गणितीय रूप इसका हो गया है कंप्लीट पूरी तरीके से। और मिलते हैं अब, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे, इसी के अंदर हेडिंग है छोटा सा, कलांतर तथा पथांतर में संबंध ये होता है। इसमें कलांतर क्या है, कलांतर ये है, यह है कलांतर, और ये क्या है डेल एक्स, यह है पथांतर। अब इसकी डिटेल, कलांतर और पथांतर क्या होता है, इसकी डिटेल में जब दो स्लिट यंग का दो स्लिट प्रयोग कराऊंगा, स्लेटों से संबंधित, चौड़ाई से संबंधित, फ्रिंजों की चौड़ाई से संबंधित, उसमें हम कलांतर और पथांतर को डिटेल में समझ रहे होंगे। ठीक है, हाँ इतना समझ लीजिए। इसमें कलांतर है डेल फाई, और पथांतर क्या है डेल एक्स, और इसमें 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू गुणा हो जाती है। इसमें हमें क्या करना होगा, संपोषी व्यतिकरण निकालना होगा। संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, ये हमें निकालना है। संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण में जो तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है। अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए, तो अधिकतम तीव्रता के लिए जो हम इसमें संपोषी व्यतिकरण का कलांतर निकालेंगे, वो हमारा जो cos फाई होगा ना, उसमें प्लस का 1 मान लगाते हैं। अब ये कहाँ पर लगाना है, तो जो अभी हमने फॉर्मूला सिद्ध किया था, कौन सा किया था, I इजिकल टू किया था ना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 इंटू रूट में I2 इंटू cos फाई, ये किया था ना हमने सिद्ध, इसमें हमें लगाना होता है। इसके लिए हमें कलांतर भी निकालना होगा, पथांतर भी निकालना होगा। ऐसे ही हम बात करेंगे विनाशी की, तो पहले संपोषी की बात कर लेते हैं। ठीक है, संपोषी में cos फाई बराबर प्लस का 1, तो cos फाई बराबर प्लस का 1 लगाएंगे इसमें, उससे पहले हमें पथांतर निकालना होगा। पथांतर तो ये है, सॉरी कलांतर, तो कलांतर तो ये है। तब हम क्या करेंगे, इसमें जो फाई के मान होंगे, इसमें जो फाई के मान होंगे, फाई बराबर मान होगा हमारा, वो कितना होगा कि फाई की जगह पर हम कितना रखें कि 1 आ जाए, कोस कितने की टेबल में, मतलब कोस की टेबल में कितने के मान प्लस के 1 होते हैं, तो इसमें आ जाएगा 0 रखेंगे तब, 2 पाई रखेंगे तब, 4 पाई रखेंगे तब। मतलब क्या, मतलब ये कि फाई की जगह पर अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, जैसे कि cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, cos 2 पाई बोले तो 360, तो cos 360 का मान भी प्लस का 1 होता है। cos 18 चौक 72, 720 का मान भी प्लस का 1 होता है। मतलब फाई के ये मान रखने पर cos फाई का मान प्लस का 1 आएगा। ठीक है, हम क्या रख देंगे, अब हम इसमें रख देंगे फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रख दें कलांतर, फाई बराबर आ जाएगा m लैम्डा, क्या आ जाएगा m लैम्डा, डायरेक्ट कर देते हैं इसका 2m लैम्डा, 2m लैम्डा, तो यहाँ से आ जाएगा पाई, 2m पाई, डायरेक्ट कर लो 2m पाई, इसका आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका कलांतर 2m पाई। अब हम बात करेंगे इसमें, कलांतर तो ये आ जाता है 2m पाई, कलांतर इसका 2m पाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे, है ना, तो इसकी जगह पर हम 2 पाई रख देंगे, और m संख्या है कोई, m की जगह पर क्या आ रहा है, m की जगह पर 0 से शुरू हम कर सकते हैं, जहां पर m बराबर 0,
1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो m की जगह पर हम ये मान रख सकते हैं, ठीक है। कलांतर इसका संपोषी व्यतिकरण का ये निकल आया, कलांतर संपोषी व्यतिकरण का डायरेक्ट हम ये लगा देंगे क्या, फाई बराबर 2m पाई, 2m पाई, ठीक है। जहां पर m की जगह पर हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी जगह पर 2 पाई 4 पाई इस तरह से आता रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें पथांतर की। तो पथांतर कैसे निकालेंगे, तो पथांतर का हमारा संबंध होता है ना, पथांतर बोले तो डेल एक्स, पथांतर का संबंध होता है ना हमारा ये वाला, इसमें लगा देंगे हम, इसमें हम लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे, देखो पथांतर डेल एक्स बराबर निकालना है हमें, तो डेल एक्स बराबर निकालेंगे लैम्डा इसके गुणा में, किसके, कलांतर के गुणा में, और 2 पाई इसके बटे में, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई गुणा कलांतर, और कलांतर का मान 2m पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो पथांतर जो आएगा वो कितना आएगा, डेल एक्स बराबर m लैम्डा, ये आ जाएगा पथांतर। तो ये क्या आ जाएगा, पथांतर। आगे हम बात करेंगे किसकी, तीव्रता की, किसकी, तीव्रता की। तो इसमें हम बात कर देंगे, इसी में बात कर लेते हैं हम तीव्रता। तीव्रता ये निकालनी है ना, तो फाई की जगह पर हम कितना रखें, प्लस का 1, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस फाई की जगह पर प्लस का 1 आ जाएगा ना, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और जब प्लस का 1 आएगा तो बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 इंटू रूट में I2। ये फॉर्मूला बन रहा है हाँ, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, बनाने के लिए कंप्लीट क्या करेंगे, रूट चला देंगे, का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, स्क्वायर इसका चला सकते हैं ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला टाइप का बनाना है, तभी हम फॉर्मूले में बंद कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बंद कर देंगे किसमें, रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तीव्रता का फॉर्मूला। अब हमें इसमें आयाम के लिए आयाम के लिए अगर निकालें तो आयाम कैसे निकालेंगे, तो वो सारी चीजें एक ही चीज में बता रहा हूँ, एक ही वीडियो में, है ना। आयाम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि I बराबर, ये I समानुपाती होता है a का वर्ग। अब यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट में, तो रूट की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, a लगा सकते हैं, तो I बराबर आ जाएगा a1, I1 की जगह पर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो ये आयाम आ गया, आयाम बोले तो कैपिटल A, या हमने क्या लगाया था इसमें, चलो कैपिटल A ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये तो आ गया हमारे संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर 2m पाई, पथांतर, ये फॉर्मेट डायरेक्ट याद रखना आप, ठीक है। अगर ये डिटेल आप नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, कलांतर 2m पाई, पथांतर m लैम्डा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर और पथांतर, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, ये कलांतर को मैं यहाँ से अगर मिटा दूं, क्योंकि हमने सिर्फ कलांतर ही नहीं निकाला, हमने सिर्फ पथांतर भी निकाला, संपोषी व्यतिकरण के लिए लिख देते हैं, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण के लिए इतना लिखने के बाद कलांतर, पथांतर, तीव्रता और आयाम, 4 चीजें निकालिए इसमें। अब बात करेंगे हम विनाशी व्यतिकरण के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए, और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है, परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, और न्यूनतम होगी तो इसका मतलब जो कोस फाई होगा ना वो माइनस के 1 होगा, जो फाई होगा वो माइनस के 1 होगा। तो फाई बराबर माइनस के 1 कब कब आएगा, जब पाई का मान लगाएंगे, जब 3 पाई का मान लगाएंगे, जब 5 पाई का मान लगाएंगे, समझे विषम। अगर हम कोस 180 का मान निकालेंगे तो माइनस के 1 आएगा, कोस 18 या 54, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है ना, तो 540 का लगाएंगे कोस फाई का, तब भी माइनस के 1 आएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, कलांतर की, पथांतर की, और किसकी, तीव्रता की। तो कलांतर निकालेंगे,
कलांतर को डेल फाई से शो करते हैं। जहां उसमें क्या निकाला था हमने, संपोसी वाले में निकाला था 2m पाई, 2m पाई। यहाँ पर 2m माइनस 1 पाई आ जाएगा, यहाँ पर 2m माइनस 1 पाई आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 लगा रहे हैं ना, 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 पाई। ठीक है, ये क्या आ गया, कलांतर। डायरेक्ट करना है याद। जहां m क्या है, जहां m बराबर हम मान लगाएंगे इसमें, उसमें क्या लगा था 0 1 2, यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3। ठीक है, तो फिर तो 1 बचेगा, अगर यहाँ पर 0 लगा देंगे तो फिर 2m पाई बच जाएगा, तो फिर वो संपोसी जैसा बन जाएगा, तो वैसे नहीं बनाना ना। अब हम बात करेंगे पथांतर की, पथांतर डेल एक्स। अब सेम वैसे ही करना है, देखो पथांतर डेल एक्स निकालना है, तो कलांतर के गुणा में जाएगा लैम्डा और बटे में आ जाएगा 2 पाई, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई गुणा कलांतर, और कलांतर क्या निकाला 2m माइनस 1 इंटू पाई, 2m माइनस 1 इंटू पाई, यही तो लगाया, ये लगा देंगे 2m माइनस 1 इंटू पाई से पाई कैंसिल। तो जो पथांतर निकल कर आएगा ना, जो पथांतर निकल कर आएगा वो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2m माइनस 1, ये आ जाएगा पथांतर। तो अब हम बात करेंगे किसकी, तीव्रता की, तीव्रता की। तो तीव्रता भैया कैसे निकालेंगे बताओ ना। तीव्रता हम cos फाई का मान माइनस के 1 लगा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस के 1 आ जाएगा। जब ये नहीं आ रहा क्या, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, पथांतर देखो इधर में लिख देता हूँ, शायद नहीं आ रहा है। तो डेल एक्स बराबर जो आएगा ना आपका, वो आ जाएगा डेल अब लैम्डा अपॉन 2 और 2m माइनस के 1, यही तो बचेगा, क्योंकि पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये पथांतर आ गया आपका, ये क्या आ गया, पथांतर आ गया। और यहाँ पर m कितना रखेंगे हम, यहाँ पर m आ जाएगा 1, ये आ जाएगा m 1 2 3 इस तरह से है ना, ये जाएगा। तो हम बात करेंगे अब तीव्रता की, किसकी, मार्कर कम कर रहा है, तीव्रता। तीव्रता कैसे निकालेंगे भाई बताओ, यहाँ पर माइनस के 1 लगाएंगे, जो माइनस के 1 लगाएंगे तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, cos फाई बराबर माइनस के 1, यहाँ पर माइनस के 1 लगाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा पूरा, तो i बराबर आ जाएगा i1 प्लस i2 माइनस माइनस आ जाएगा भाई यहाँ पर इंटू i। सेम करेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या रखनी है ध्यान में, क्या रखनी है ध्यान में, क्या रखनी है, i बराबर आ जाएगा तुम्हारा अच्छा इसमें ये बताना कि इसमें ये माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा ना, इसको मैं अंडर में लिख लेता हूँ पहले, तो कभी आप कंफ्यूज ना हो, स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर है ना माइनस, और ये आ जाएगा 2 रूट में i1 इंटू i2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बंद हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि इसमें i2, अब देखो कोई जरूरी थोड़ी है कि i1 पहले हो, i2 भी तो पहले हो सकता है, तो इसका मतलब होता है अंतर। इसका क्या मतलब होता है अंतर, तो हम क्या लिख देंगे i1 रूट में और अंतर i2, मतलब ये इसका होल स्क्वायर, मतलब ये कि जो भी होगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाना है, इसका मतलब है अंतर, है ना। और अगर हम बात करें आयाम की, आयाम की, तो हम जानते हैं i अनुक्रमानुपाती a स्क्वायर, तो अगर a का मान निकालेंगे तो रूट में i आ जाएगा, तो रूट की जगह पर हम डायरेक्ट a लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a, ये i रहने दो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है इसमें, क्या देखो जब हम विनाशी के लिए तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पर आप मिनिमम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो मिनिमम, और जो संपोषी के लिए लिखी थी लिख लेना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संपोषी के लिए, आप लिख लेना संपोषी के लिए i मैक्सिमम लिख लेना। ठीक है, जो फॉर्मूला निकला था रूट वाला प्लस में ये जो था, इसकी जगह पर i मैक्सिमम लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम, मिनिमम, और इसकी जगह पर लगा सकते हैं हम क्या a1
और अंतर a2 का होल स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया क्या, आयाम। तो यहां तक हमारा हो चुका है कंप्लीट, है ना। और ये व्यतिकरण का जो टॉपिक है, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं व्यतिकरण के टॉपिक की बात कर रहा हूं। यहाँ पर व्यतिकरण का कंप्लीट होता है टॉपिक, और व्यतिकरण से अब कुछ इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ना थ्योरी ना कोई डेरिवेशन। हाँ, सवाल है, सवाल लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो सवाल निकालने हैं और सवाल लगाने हैं इसमें, लेकिन वो बात की बात है, पहले इसका हमें डेरिवेशन कंप्लीट करने हैं। तो कलांतर का फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, पथांतर का डायरेक्ट याद रखना है। ये बीच का अगर मैंने कुछ इसमें बताया भी है और समझ में हालांकि आगे होगा, फिर भी अगर नहीं भी समझेंगे, इसको नहीं भी याद करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कलांतर और पथांतर का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। बाकी अगर समझ में पूरी डिटेल आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है ना, आनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी की है। बाकी बहुत टाइम हो गया मुझे भी पढ़ाते हुए, थकान लग रही होगी चेहरे से ही, तो है ना। चलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, द्विसलिट प्रयोग, फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई, फ्रिंजों की अधिक फ्रिंज, दीप फ्रिंज, है ना। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं आपको, क्या संपोषी व्यतिकरण जो हमने अभी पढ़ा था और विनाशी व्यतिकरण जो अभी हमने पढ़ा था, इसका यूज हम आगे करेंगे। क्या संपोषी व्यतिकरण में जो चमकदार बिंदु प्राप्त हो रहा था ना, उसको हम क्या बोलते हैं, दीप्त फ्रिंज के नाम से जानेंगे आगे, क्या बोलेंगे, दीप्त फ्रिंज के नाम से। और जो विनाशी के लिए जो निकाला था, जो विनाशी के लिए काला धब्बा प्राप्त हो रहा था, इसमें तीव्रता न्यूनतम हो रही थी, उसमें हम आगे जाके अदीप्त फ्रिंज की बात करेंगे। तो बात करेंगे अब दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की, यानी कि यंग का द्विसलिट प्रयोग हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट थ्योरी लेकर आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम के माध्यम से, बोर्ड एग्जाम की वजह से, कि आपके जल्दी ही क्लियर हो जाए, है ना, और ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट ही हम करा रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट की श्रृंखला हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।